हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ देखिए क्या लिखे हैं यहाँ पे। 100 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही लिखे हैं। 100 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आज हम लोग पढ़ेंगे और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर किसी न किसी साल एग्ज़ाम में आया हुआ है। उन्हीं सब क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देखेंगे और ये 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो अगर आप इन वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो जाएगा और आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका काम क्या रहा, आप कॉपी निकाल के बैठ जाइए और बताइएगा कि आप कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही किए और कितना आप गलत किए। और अगर आप गलत किए भी तो उसको आप अच्छे से देखिए, कहाँ गलती किए, कैसे आप उसको गलत आंसर कर दिए, उनसे आप सीखिए भी, ताकि आपका जो सही है तो है ही, लेकिन जो गलती कर रहे थे उनको भी सही करने का भी मौका है, ताकि आप एग्ज़ाम में गलती ना कर सके। ठीक है, और हाँ, ईमानदारी के साथ आंसर बताइए कितना आप सही किए। ठीक है, इनसे क्या होगा, आपका तैयारी कितना है एग्ज़ाम के लिए, आप कितना सीरियस है ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, और उसी हिसाब से हम लोग तैयारी को आगे भी बढ़ाएंगे। हम चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आए, इसीलिए हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का तैयारी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आपका भी काम रहेगा कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कितना सही किए हैं। ठीक है, और अगर हाँ, आपका कोई दोस्त अगर क्लास 10th में है तो उनको आप शेयर भी कर दीजिएगा। शेयर बाद में कीजिएगा, पहले आप अपना वीडियो देख लीजिए। आपको अच्छा लगे तभी दोस्तों को शेयर करना है, नहीं लगे तो छोड़ दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। देखिए, पहला सवाल क्या कहता है, निम्न में से कौन सा उपधातु है। ठीक है, और हम लोग ज़्यादा ना इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाएंगे, सिर्फ मेन बात बोल करके। ठीक है, देखिए, जिंक तो आपका धातु ये नहीं होगा, कैल्शियम धातु ये नहीं होगा, कार्बन और धातु ये नहीं होगा, तो ये आपका जर्मेनियम जो है ये आपका उपधातु है, ये पूछा गया था। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। लोहे की परमाणु संख्या है, ऑप्शन नंबर बी 26 होता है। कितना होगा, 26। ये 2021 में सवाल पूछा गया था। ठीक है, अगला सवाल। ज़्यादा लेट नहीं करना है, हम सबको जल्दी जल्दी काम करना है क्योंकि बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आज। नंबर 3, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए में सोडियम है, पोटेशियम भी रहेगा तो हम लोग टिक मार देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सोडियम, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, अगला सवाल। सवाल नंबर 4 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। सल्फर और धातु है, ये तो कुचालक है। क्लोरीन और धातु है, ये भी कुचालक है। आयोडीन तो ये अधातु है, ये कुचालक है। लेकिन ग्रेफाइट भी अधातु है, लेकिन ये क्या होता है, सुचालक होता है। ये अपवाद में है, अपवाद में है, इसको याद रखिएगा। ग्रेफाइट अधातु है फिर भी ये सुचालक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ये क्या कहता है, सवाल नंबर 5, इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है। तो याद रखिएगा आयोडीन। आयोडीन क्या है, ये अधातु है फिर भी चमकीला होता है। सभी अधातु क्या होते हैं, चमकीला नहीं होते, लेकिन एक आयोडीन अपवाद में है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये चमकीला होता है। ठीक है, सवाल नंबर 6 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा बूझा चूना है। तो सूत्र होता है इसका CaOH का होल 2, यही बूझा चूना है। इसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। तो ये आपका कली चूना है, ये क्या है, आपका कली चूना है। ठीक है, और ये आपका रहा बूझा चूना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इसका सूत्र भी पूछा जाता है, ये संगमरमर है, संगमरमर है ये। ठीक है, इसको खड़िया भी बोलते हैं। ये क्या हो गया, कट गया। देखिए, ये तो कली चूना हो गया आपका। ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बूझा चूना, इसको ही कहते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। लेकिन यहाँ पे एक CaCO3, इसको हम लोग खड़िया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, खड़िया कहते हैं, ये भी पूछा गया था। और हम लोग इसको संगमरमर भी कहते हैं, संगमरमर। इसका नाम पूछा जाए, इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। और ये आपका कैल्शियम रहा, इसने पूछा था बूझा चूना कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 7 कहता है, निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो याद रखना होगा आपको, लिथियम पोटेशियम बेरियम, लिथियम पोटेशियम बेरियम, स्ट्रांसियम कैल्शियम, सोडियम मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक लोहा निकेल, टीन, फिर सीसा, फिर हाइड्रोजन
कॉपर, पारा, चांदी, फिर सोना, फिर पीटी। ये आपका अभिक्रियाशीलता घटता क्रम है। तो देखिए सबसे ऊपर कौन है, तांबा का बात करें, तांबा कहाँ पे है, तांबा यहाँ पे है, ठीक है। और अगर पारा का बात करें, पारा नीचे है, चांदी उसके नीचे है, और सोना तो उसके भी नीचे है। तो पूछा अधिक अभिक्रियाशील कौन है, तो सबसे ऊपर में कौन है, तांबा है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बताइए अगला सवाल क्या होगा, इसका आंसर 8 नंबर, निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो ये सोडियम इसका सही आंसर होगा, क्योंकि सोडियम ऊपर में आया था, ठीक है। लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम आ गया, ये सोडियम आ गया। फिर बहुत नीचे में, ये तो बहुत नीचे में आया था अभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ये सही आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 9 क्या कहता है, जिंक तथा HCl के बीच अभिक्रिया से निम्नांकित में कौन सी गैस निकलती है। देखिए जिंक आपका धातु है, जिंक क्या आपका धातु है। HCl का बात करें तो ये क्या करेगा, Zn हाइड्रोजन को भी यहाँ पे विस्थापित कर देगा, तो बनेगा ZnCl2, ठीक है। और यहाँ से हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अगर संतुलित करना चाहे तो संतुलित यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे 2 लगा दीजिए। तो यहाँ पे कौन सा गैस निकला, हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 10, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। देखिए यहाँ पे जिंक बोला गया, जिंक प्लस H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। अगर यह अभिक्रिया करेगा तो ZnH2 को विस्थापित कर देगा, तो क्या बनेगा, ZnSO4। यहाँ पे जिंक सल्फेट बनेगा, साथ ही साथ यहाँ पे H2 यहाँ पे विस्थापित हो जाएगा, तो ये बनेगा इधर H2 आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा गैस बना, हाइड्रोजन गैस। याद रखिएगा कि अगर ये धातु हो, क्या हो, अगर एक धातु हो और एक अगर अम्ल हो, तो धातु अगर अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो ये हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से मुक्त होता है, ठीक है। हाइड्रोजन विस्थापित कर दिया तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, तो इसका ये सही आंसर होगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। याद रखिएगा, सवाल पूछा गया 2020 में ये। अगले सवाल पे आते हैं, ये सभी PYQ क्वेश्चन में पूछा गया सवाल है, ठीक है। अगले सवाल पे 11वां सवाल क्या कहता है, इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातु में द्रव अवस्था याद रखिएगा पारा, धातु में द्रव अवस्था पारा। लेकिन अगर अधातु में पूछा जाए, अधातु में तो ब्रोमीन होता है। क्या होता है, ये ब्रोमीन है, अधातु में ब्रोमीन, ब्रोमीन, ठीक है। लेकिन धातु में पूछा जाए तब ये पारा होगा, पारा का ऑप्शन नंबर डी में ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ये अधातु में द्रव है, ब्रोमीन क्या है आपका, अधातु में द्रव है, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर क्या कहता है, 12 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है। देखिए जिसमें एक धातु होगा, जिसमें एक धातु और एक अधातु हो वही होगा आयनिक यौगिक, ठीक है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, यहाँ पे सभी अधातु है, तो ये आयनिक यौगिक नहीं होगा, यह सह संयोजक यौगिक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा तब, सह संयोजक, सह संयोजक, ठीक है। यहाँ पे कार्बन, क्लोरीन है, ये भी आयनिक नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों अधातु ही आ गया। यहाँ पे एक धातु है, एक अधातु, ये पोटेशियम है, ये धातु है, ये अधातु है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये सही आंसर है आपका। और यहाँ पे कार्बन, ऑक्सीजन दोनों अधातु है, तो ये भी सहसंयोगिक होगा, तो आपका आयनिक यौगिक क्या होगा, ऑप्शन नंबर KCl, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, पीतल क्या है। देखिए पीतल जो है वो मिश्र धातु होता है, क्या होता है, पीतल मिश्र धातु होता है, ठीक है। पीतल मिश्र धातु है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, कांसा क्या है। कांसा भी मिश्र धातु है, कांसा भी क्या है, मिश्र धातु है। याद रखिएगा, अगर पीतल का बात करें, पीतल और कांसा अगर पूछा जाए किसके किसके मिलने से बना है, तो 2 धातु मिला है। पहले तो तांबा दोनों में होगा, Cu दोनों में होगा, तांबा दोनों में होगा, ठीक है। और इसमें जिंक मिला दीजिए और इसमें मिला दीजिए टीन। तो अगर तांबा और टीन मिल जाए तो बन जाता है कांसा। और तांबा और अगर जिंक मिल जाए, Cu मतलब तांबा, Zn मतलब जिंक, तांबा और जिंक मिल जाए तब बन जाएगा पीतल। क्या बन जाएगा, वो पीतल बन जाएगा। और अगर तांबा और टीन मिल जाए तब बन जाता है वो कांसा बन जाता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, पूछता ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी सवाल। आइए अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 15 कहता है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। ग्रीज लगाकर, नहीं फ्राइंग पैन है तो ग्रीज नहीं लगा सकते आप, पेंट भी नहीं कर सकते, जिंक की परत चढ़ा करके, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनमें सभी मत लगाइएगा, क्योंकि ग्रीज पेंट लगाना फ्राइंग पैन में ये उचित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, ठीक है।
अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। सवाल नंबर 16 क्या कहता है, अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाते हैं। अधातु का ऑक्साइड, अधातु का ऑक्साइड मतलब क्या, अधातु का ऑक्साइड मतलब क्षारीय होगा, जैसे ZnO। ये क्या है, अधातु ऑक्साइड है। तो ये जल में घुल करके, सॉरी 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 सॉरी, अधातु ऑक्साइड बोला, ये धातु हम लिख दिए, यहाँ पे अधातु बोला। अधातु, अधातु मतलब क्या, अधातु ऑक्साइड जो होता है वो अम्लीय होता है। क्या होता है, वो अम्लीय होता है। अधात्विक ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है। याद रखिएगा, फंसना नहीं है यहाँ पे। अगर धात्विक ऑक्साइड, ये जैसे क्षारीय है, ये धातु ऑक्साइड है, ये जैसे ZnO जिंक ऑक्साइड, ये धात्विक ऑक्साइड हुआ, ये धातु ऑक्सीजन हुआ, ये क्षारीय होगा। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होता है। लेकिन अगर अधातु के ऑक्साइड पूछा जाए तो ये अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर ए सही इसका आंसर होगा, ठीक है, अम्लीय। अगर यहीं पे अगर और नहीं रहता, ये नहीं रहता, ये तब धातु का ऑक्साइड पूछता तो इसका आंसर क्षार होता। क्षार गलती लिखा हुआ यहाँ पे, क्षार ऐसे होता है, ठीक है। धातु ऑक्साइड क्षारीय होता है, लेकिन आपसे पूछा क्या था यहाँ पे, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है अधातु ऑक्साइड। अधातु ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है, याद रखिएगा। अधातु ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है। 2018 में पूछा गया था, 21 में पूछा गया था। यहाँ सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल पे आते हैं। क्रायोलाइट, ये अल्मुनियम का अयस्क है। क्रायोल किसका अयस्क है, ये अल्मुनियम का। NaAlF6 ऐसे होता है, Na3AlF6 इस प्रकार से इसका सूत्र होता है। ये अल्मुनियम का अयस्क है, ये याद रखिए ना कि अल्मुनियम का ये अयस्क है। पता नहीं सूत्र लगता है सही है गलत है, एक बार मिला लीजिएगा, लेकिन ये अल्मुनियम का अयस्क है, अल्मुनियम का अयस्क है ये, ठीक है। अगला सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 18, निम्न में से कौन सी धातु का गलनांक सबसे कम होता है। सबसे कम होता है सोडियम का। सबसे कम क्या होता है, सोडियम का होता है, ठीक है। अगला सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 19, आभूषण बनने वाले सोना होता है 22 कैरेट का होता है, जिसमें से हम लोग 2 कैरेट अशुद्धि मिलाते हैं तो 24 कैरेट वो हो जाता है। लेकिन आभूषण वाले सोना जो होता है कितना कैरेट का होता है, वो 22 कैरेट का होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर शुद्ध सोना पूछा जाए तब 24 कैरेट होता है। कितना कैरेट होता है, 24 कैरेट। लेकिन आभूषण बनाने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं ना, वो 22 कैरेट ही सोना होता है, जिसमें से 2 कैरेट जो होता है वो हम लोग ये चांदी का या तो तांबा का, उसमें हम लोग अशुद्धि मिला देते हैं ताकि वो कठोर हो जाए। क्योंकि शुद्ध सोना जो होता है वो ना बहुत मृदु होता है, मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, उससे आप आभूषण नहीं बना सकते। अगला सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 20 दिखे पहुँच गए हम लोग। लोहे को संक्षारित, गलती लिखा हुआ है, संक्षारित ऐसे नहीं होता है, होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी है। देखिए, लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी, क्रोमियम का लेपन, एनोडीकरण, पेंट करके, यह सब पेंट कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा यह लेपन होगा। क्या होगा आपका, यह लेपन, गैल्वेनीकरण भी कहते हैं, क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बताइए तो पहले, अभी अभी और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन अभी तक बताइए 20 में से आपका कितना सही हुआ, ठीक है, तब आगे बढ़िएगा। पहले आप बताइए 20 में आपका कितना सही हुआ, जोड़ के रखिएगा। एक कॉपी निकालिए, उसमें लिखिए कि मेरा 20 में 20 सही हो गया, या 20 में 19 सही हुआ, 20 में 18 सही हुआ। ये कितना सही हुआ आपको बताना है। पहले यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे कि 20 सही हुआ या 18 सही हुआ, वो लिखिए, तब आगे बताइएगा। क्योंकि अगर बताइएगा ना तब ना पता चलेगा कि हाँ भाई, हम मेरा एग्ज़ाम का तैयारी कैसा चल रहा है, हम मेरा एग्ज़ाम कैसा जाएगा। तो यही सब क्वेश्चन आता ही है, और कौन सा क्वेश्चन आएगा इसमें, अलग से थोड़ी ना आता है। किताब वही है तो सेम ही क्वेश्चन खाली बदल करके आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ बताइए आप कितना सही हुआ, तब आगे बढ़िएगा। अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। ये कार्बन चैप्टर से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बताइए, बॉन्ड COH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। याद रखिएगा, इसमें 4 टर्म बता देते शुरुआत में ही। OH अगर रहे तो ये एल्कोहल है। क्या ये, एल्कोहल। अगर CHO रहे तो ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, ठीक है। और COOH रहे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये। डबल बॉन्ड CO रह जाए तो ये कीटोन है, कीटोन, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे बॉन्ड COOH है, बॉन्ड COOH है। तो यहाँ पे ये पूछा गया आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 2, CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। 2012 में 17 में पूछा गया था। इसको हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, एल्डिहाइड, भी बताए थे आपको, ठीक है। ज़्यादा लेट नहीं करना है, जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है। मेथेनोइक अम्ल को हम लोग कहते हैं फॉर्मिक अम्ल। क्या कहते हैं हम लोग, फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। और अगर बात करें एसिटिक अम्ल, इसको कहते हैं हम लोग एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक,
एथेनोइक अम्ल को हम लोग कहते हैं एसिटिक अम्ल, और मेथेनोइक अम्ल का बात करें तो फॉर्मिक अम्ल। सूत्र अगर याद रख लीजिए, SCOOH होता है, ठीक है, और इसका सूत्र होता है CH3COOH होता है। इसका प्रयोग होता है सिरका में, विनेगर बोलते हैं जिसको हम लोग। और यहाँ पे इसका प्रयोग होता है बिच्छू के डंक में, मधुमक्खी के डंक में, चींटी के डंक में, सभी के डंक में होता है ये। बिच्छू का डंक, मधुमक्खी का डंक, चींटी का डंक, ये सब पूछा जाता है, तो याद रखिएगा फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग होता है उसमें, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 4, अल्काइन का समान सूत्र क्या होता है? याद रखिए, पहले अल्केन का याद रखिए। अल्केन, अल्केन का होता है CnH2n+2, ठीक है। अगर अल्कीन का बात करें, अल्कीन का, तो अल्कीन में 2 हटा देना आपको, CN सिर्फ H2n+2 इसमें नहीं होगा। अगर अल्काइन का बात करें, अल्काइन का बात करें तो 2 घटा देना, CnH2n-2, 2 जोड़ो 2 हटाओ 2 घटाओ, ठीक है। तो अल्काइन पूछा है तो अल्काइन का हो जाएगा, अल्काइन हो जाएगा ये CnH2n-2 वाला, CnH2n-2 ये हो जाएगा आपका अल्काइन। तो ये किसका सूत्र है? ये अल्केन का है। किसका? ये अल्केन का है। ये किसका है? ये अल्काइल का है, अल्काइल। और ये किसका है? ये अल्कीन का है। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। 2017 में पूछा गया था सवाल ये। आते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 5 पर। पहले ये अलग है, उसमें पहले आप जो चेक किए उसमें बताइएगा 20 में कितना सही हुआ, फिर अगला में इसमें बताना कितना सही हुआ, ठीक है। फिर टोटल में जोड़ के बताइएगा कितना क्वेश्चन था और कितना आपका सही हुआ, ठीक है। अगला, एथेनॉल के क्रियाशील मूलक है। एथेनॉल आ गया, ऑल आ गया। ऑल मतलब क्या होता है? एल्कोहल। ऑल मतलब क्या होता है? एल्कोहल होता है। ऑल मतलब एल्कोहल, एल्कोहल, एल्कोहल होता है। एल्कोहल का क्या होता है फॉर्मूला? बॉन्ड OH। क्या होता है? बॉन्ड OH। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। एथेनॉल, ऑल, ऑल मतलब एल्कोहल। देखिए 2020 में 21 में दोनों साल पूछा गया था सवाल ये। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 6 है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है, अभी आपको बताए, उसका नाम है एथेनोइक अम्ल। क्या नाम है उसका? एथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर ये डी वाला सही हो जाएगा। अच्छा, मेथेनोइक अम्ल बताया अभी आपको, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल बताया अभी आपको, ठीक है। ये याद रखिए, पूछता है फॉर्मिक, ठीक है। एथेनोइक अम्ल और ये मिथेनोइक अम्ल, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, ये COOH। देखिए इसका फॉर्मूला में भी आएगा SCOOH आता है। अगर एथेनोइक अम्ल का बात करें तो इसमें भी CH3COOH आता है। तो देखिए COOH अभी पढ़ाया आपको, क्या होता है ये? मेथेनोइक अम्ल, ये सॉरी कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। तो ये उसी का प्रकार है, ये मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, ठीक है। अच्छा, ये पूछा जाए क्या है? नॉन आ गया ना, नॉन मतलब ऑन, ऑन मतलब क्या होता है? ये कीटोन है। क्या ये? कीटोन है ये। और एथेनॉल मतलब ऑल, मतलब ये OH है, मतलब अल्कोहल है, ये ऑल आ गया, अल्कोहल है ये, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 7 है। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है पता है? CnH2n+1OH होता है। ये जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 ठो इसमें रहता है, ठीक है। कार्बन तो है भाई, ऑक्सीजन तो है, नाइट्रोजन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा था आपसे, नहीं, नहीं पूछा है, नहीं पूछा है, तो नहीं, नाइट्रोजन यही नहीं है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों जो तो है, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 8 कहता है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? मतलब ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? 18 में पूछा था सवाल ये संतरा में पाया था, साइट्रिक, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है संतरा में। टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में, ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? टमाटर में। सिरका में एसिटिक अम्ल, जिसको हम लोग एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, ठीक है। और इमली की अगर बात करें तो इसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या? ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? टमाटर में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। मेरे से पहले आप लोग उत्तर दे दीजिए, ठीक है। सवाल नंबर 9 क्या कहता है? निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? कमरे के तापमान द्रव अवस्था में, मेथेन तो गैस है, एथेन भी गैस है, इथाइन भी गैस है, एथेनॉल ये शराब है, दारू। ऑप्शन नंबर डी से ये द्रव अवस्था में आता है। अगला सवाल पे आते हैं हम लोग। सवाल नंबर ये 10 है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जो बंद होता है, तो जैसे अगर बात करें बेंजीन का, ये बंद है, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है ये, ठीक है। सूत्र क्या होता है इसका? C6H6, ये बेंजीन है, बेंजीन,
सूत्र ही पूछता है। बेंजीन सूत्र क्या होता है? C6H6। ये क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये तो मीथेन है, ये इथीन है और ये प्रोपेन है। ठीक है, तो ये आपका बेंजीन है, बेंजीन। यही आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 2021 में पूछा गया था सवाल ये। अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर क्या कहता है? बेंजीन का अनुसूत्र है, अभी बताया आपको, C6H6 होता है। C6H6, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 12, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? देखिए मीथेन, अगर मीथेन की अगर आप बात करें, कार्बन एक, हाइड्रोजन इसमें 4 होता है। ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, देखिए इथेन में 2 कार्बन आ गया तो इसमें जटिल हो जाएगा। ये 2 कार्बन आ गया, इसमें इतना बनेगा, इसमें कि 7 हाइड्रोजन आएगा। इसमें कितना? 7 नहीं, 8 आएगा कि 6 आएगा? 6 आएगा। देखिए 2 2 4 2 6 हाइड्रोजन आ गया। प्रोपेन में 8 हाइड्रोजन आएगा, तो ये जटिल होते जाएगा। ब्यूटेन में 4 टू कार्बन आएगा और 10 टू इसमें हाइड्रोजन आ जाएगा। तो सबसे सरल कौन हुआ? आपका मीथेन हो गया। ऑप्शन में से ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए ना तो इसमें एक कार्बन इतना सही बन गया, इसमें जटिल हो गया थोड़ा, ये बड़ा बन गया। प्रोपेन में और बड़ा बन जाएगा, ब्यूटेन में और बड़ा बन जाएगा। इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला नंबर 13 नंबर, एथीन का सूत्र है, एथीन का। तो C2H4, 2 कार्बन, एथीन तो क्या 2 टू C2H4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये CH4 किसका है? ये मीथेन का है, मीथेन का है। ये किसका? ये बेंजीन का है। और ये किसका? ये ब्यूटेन का है। ठीक है, तो सही कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर बी सही वाला आंसर है। आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 14 क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन समावयवी है? समावयवी में क्या होता है? अनुसूत्र समान रहता है, अनुसूत्र समान, लेकिन संरचना जो होता है, संरचना अलग अलग होता है। संरचना जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, ये भी बात याद रखिए। ये अनुसूत्र क्या होता है आपका? समान, अनुसूत्र समान होता है। ठीक है, तो ये समान सूत्र किसमें है? अनुसूत्र, इसमें कार्बन 6, इसमें 2, ये तो गलत हो जाएगा। कार्बन बराबर होना चाहिए। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ये भी गलत हो जाएगा। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा। देखिए चेक कर लीजिए एक बार, कार्बन 2, यहाँ पे कार्बन 1 और 1 2, इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे 5 1 6, यहाँ भी हाइड्रोजन 3 और 3 6, इधर भी हाइड्रोजन 6 है, ये बराबर। ऑप्शन इधर 1 इधर 1, अनुसूत्र समान है। बाकी 3 गलत हो चुका है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सहसंयोजक यौगिक है? सहसंयोजक यौगिक मतलब क्या? जिसमें एक धातु और एक अधातु रहता है, तो वो होता है आयनिक यौगिक। लेकिन इसमें क्या होगा? सहसंयोजक में दोनों अधातु ही होगा। तो इसमें एक धातु आ गया, एक अधातु, कैल्शियम धातु है, क्लोरीन अधातु है, तो ये तो आयनिक यौगिक हो जाएगा, गलत हो जाएगा ये। कार्बन हाइड्रोजन, ये सहसंयोजक यौगिक है, क्योंकि एक कार्बन, इसमें 4 हाइड्रोजन, ये मीथेन है, तो ये साझेदारी करके बना है ये। तो ऑप्शन नंबर आपका बी ही सही हो जाएगा। और अगर इसका हम बात करें NaCl, ये धातु है सोडियम, और क्लोरीन अधातु है, तो ये आयनिक हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा आपका। यहाँ पे सोडियम धातु, अधातु, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही आंसर है, यही सहसंयोजक यौगिक है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। सवाल नंबर 16 क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? देखिए उल्टा उल्टा पूछ दिया आपके बार। इसमें क्या होगा? एक धातु होगा, एक अधातु होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, यहाँ पे एक धातु है, एक अधातु है। बाकी अगर इसको देखा जाए तो इसमें तो ये बनेगा सहसंयोजक यौगिक बनेगा, हाइड्रोजन कार्बन ट्रिनियस, तो सहसंयोजक बनेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। क्लोरीन और कार्बन है इसमें, ये भी गलत हो जाएगा आपका। ये दोनों इसमें अधातु ही आ गया ना, कार्बन ऑक्सीजन, ये भी दोनों अधातु है, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 17 क्या कहता है? ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? देखिए ऑक्सीजन की अगर बात करें हम लोग, तो इसका होता है 2 और 6, 8 होता है ना। तो अगर बनाए इसका हम वो बनाएं, तो यहाँ पे 2 देना होगा, यहाँ पे 2 4 2 6, कि अंतिम में 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। अब इसको 8 पुराना है अंतिम में, तो यहाँ पे 2 2 4 2 6, तो इसके पास है 2 इससे लेगा, तो क्या हो जाएगा? इसका 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 2 4 2 6 है, इसके पास है ही, तो ये 2 इसे लेगा तो 8 हो जाएगा। तो कितना बना? 2 बंधन बना, द्विबंधन द्वारा होता है ये। ठीक है, ऑप्शन में सब बी सही हो जाएगा।
98वां सवाल, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या होते हैं, अपरूप होते हैं। ऑप्शन नंबर डी ये आपका सही आंसर है। ठीक है, अगला सवाल पे आते हैं। कार्बन क्या है? कार्बन क्या है आपका? अधातु। कार्बन क्या है? अधातु। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 20, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो नाइट्रोजन का बात रखिए, याद रखिए, दो और वो कितना होता है? 5। तो अंतिम में कितना पुराना है? 8 पुराना है ना, तो ये कितना लेगा? 3 लेगा। इसका मतलब 3 बंधन बनेगा ये, क्योंकि अगर हम इसका बनाए तो अंतिम में 5 है ना, तो 3 यहाँ पे जाएगा, 2 यहाँ पे जाएगा, 5 हो गया। उससे इसका नाइट्रोजन का 3 इधर रहेगा, 2 इधर। तो अस्थायी होना इसको ना, तो 2 पहले इसके पास है, 3 से पास 5 है इसके पास, तो 3 तो और लेगा ये, तो कितना फुट जाएगा? अब 8 फुट जाएगा। ये भी 5 से पास है ही, 3 इसे लेगा, तो 8 फुट जाएगा। कितना बना? 1 2 3, 3 बना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए यहाँ तक, यहाँ पे हम लोग फिर 20 क्वेश्चन पढ़े। ठीक है, यहाँ पे फिर हम लोग 20 क्वेश्चन पढ़े, तो पहले 20 पढ़े, फिर अभी 20 पढ़े। बताइए टोटल कितना हुआ आपका? 40 क्वेश्चन हुआ। तो बताइए 40 में से आपका अभी तक में कितना सही हुआ? ईमानदारी के साथ बताइएगा। गलती हो गया कोई बात नहीं, हम लोग सीखेंगे अभी याद करने का टाइम है हमारे पास, हम लोग याद करके अच्छे से सीख लेंगे। ठीक है, लेकिन सही से बताइएगा आपका 44 में से कितना सही हुआ। अभी और क्वेश्चन है, अभी हम लोग और पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो तुम केमिस्ट्री का पढ़े, अब थोड़ा सा हम लोग फिजिक्स का भी पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक करिए, नफीस वीडियो क्लास को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर नहीं किए हैं तो। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर यहाँ तक देख रहे हैं आप, तो इसमें मेहनत भी बहुत लगता है, तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कीजिए। आते हैं हम लोग अगले सवाल पर। 40 हो चुका है। अब अगला, प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल नंबर 2, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्या होती है? अनंत होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। ये सब पूछा हुआ सवाल है, 2021 में पूछा था सवाल, सब पूछा हुआ सवाल ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए घबराना नहीं है आपको। हम लोग एग्जाम का तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे और बहुत अच्छा नंबर भी आएगा हम सबका। सवाल नंबर 3, प्रकाश की किरणें गमन करती है, हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर इसका ए में ही दिया हुआ है, सीधी रेखा में, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। सवाल नंबर 4, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है, हमेशा सीधा होता है, हमेशा बराबर होता है, और आभासी होता है। क्या होता है? आभासी होता है। आभासी कहाँ दिखाई तीनों चीज़? वास्तविक नहीं भाई, आभासी होता है। आभासी सीधा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा आपका। अगला सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 5, तेल लगा कागज़ क्या होता है? देखिए, तेल लगा हुआ कागज़, घिसा हुआ कांच, ये सभी पारभासी है। ये सभी क्या है? पारभासी। पारदर्शी में क्या होगा आपका? आर पार दिखेगा, और पारदर्शी में आर पार नहीं दिखेगा। और पारदर्शी मतलब क्या? किताब हो गया, आर पार नहीं दिखेगा। पारदर्शी मतलब क्या? हवा हो गया, साफ पानी हो गया, इसमें साफ सा दिखेगा। पारभासी में क्या होता है? हल्का फुल्का आर पार दिखाई देता है, जैसे तेल लगा हुआ कागज़ हो गया, घिसा हुआ कांच हो गया। 2015 में पूछा गया सवाल ये। यह सही आंसर क्या होगा? पारभाषक। ठीक है, अगला सवाल पे आते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, देखिए अवतल दर्पण, अगर ये अवतल दर्पण है ये, तो इसका फोकस इधर होगा भाई, तो इस इधर नापेंगे क्या होगा? ऋणात्मक हो जाएगा। यही अगर हम उत्तल का बात करें, किसका बात करें? उत्तल का, तो इसका फोकस इधर होगा, तो ये क्या हो जाएगा? इधर नापेंगे क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा ये। तो ये अवतल का ऋणात्मक होता है और उत्तल का धनात्मक होता है, तो अवतल पूछा, यहाँ पे अवतल का धनात्मक होगा। ऑप्शन नंबर बी। उत्तल भी पूछता है, तो इसका क्या? सॉरी 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 सॉरी, क्या लिख दिया हम? देखिए देखिए देखिए, मिस्टेक हो गया बोले से। ये अवतल दर्पण का ऋणात्मक, उत्तल का धनात्मक होता है। क्या होता है? अवतल का ऋणात्मक, उत्तल, क्योंकि अवतल में इधर बनता है फोकस, इधर बनता है फोकस, तो इधर हम नापेंगे क्या होता है? ऋणात्मक होता है, तो ऋणात्मक होगा। उत्तल में क्या होगा? ये आपका इधर बनता है फोकस, तो इधर आपका धनात्मक होगा। ठीक है, इस ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऋणात्मक। अवतल का ऋणात्मक होता है। बोले तुम सही, टिक गलते उल्टे कर दिए हम। नंबर 7 में ये क्या कहता है? किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन होता है? आगे का, अग्रदीप में क्या? आगे का जो होता है वो होता है आपका अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला सवाल पे आते हैं। दर्पण सूत्र क्या होता है? तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। अगर लेंस का बात करें तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये लेंस का सूत्र है, ये लेंस का सूत्र है, लेंस का है ये। लेकिन अगर दर्पण का पूछा तब ये वाला दर्पण सूत्र है। तो खोजिए 1/v प्लस 1/u कहाँ है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ऑप्शन नंबर बी में देखिए मिल जाएगा। तो यही आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 9 क्या कहता है? F बराबर r/2 सत्य यह है केवल अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, दोनों में सही है। तो ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समतल दर्पण में नहीं लागू होता है ये। ठीक है, ये दोनों में सही हो जाएगा। अगला सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 10 क्या कहता है? अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो रखना होगा आपको वक्रता केंद्र पर। कहाँ रखना होगा? वक्रता केंद्र पर। तो आपका बराबर बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा, और वक्रता केंद्र पर ही बनता है प्रतिबिंब। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। सवाल नंबर 11। उत्तल दर्पण प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा बनता है। तो आवर्धन होगा, अगर आभासी और सीधा बन रहा है तो इसका आवर्धन प्लस में होगा, धनात्मक होगा इसका। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 12। रोगियों के नाक, कान, गला आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर प्रयोग करता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ए बी दोनों समतल दर्पण। तो सही इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। सवाल नंबर 13 क्या कहता है? किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है, मतलब पीछे देखने के लिए? तो ये साइड में होता है, तो ये होता है उत्तल दर्पण का। किसका होता है? उत्तल दर्पण का, ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल नंबर 11, 15, 16, 17, 21 कितना बार पूछा गया है। दाढ़ी बनाने में मतलब हजामत में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, जो भी ए ऑप्शन लगा है सबका सही है। अब देखिए अगला चैप्टर आ गया। ठीक है, अभी तक कितना सवाल हुआ है? 14 हुआ है ना। अगला देखिए, हाँ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और लाइक भी करिए नफीस ईडियो क्लास को। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल नंबर 15। प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं, अपवर्तन हो या परावर्तन हो, 2 ही नियम है। ठीक है, अगला सवाल बताइए, अगला सवाल का आंसर क्या होगा? 16 नंबर सवाल। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? हीरा का होता है 2.42। कितना होता है? 2.42 होता है। ठीक है, सबसे कम होता है वायु, या तो निर्वात में जो वायु होता है, नहीं वायु का ही सबसे अपवर्तनांक कम होता है, 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। अपवर्तनांक की बात करें ना, 1 होता है। हाँ, चाल का बात करें, प्रकाश की चाल का, तो सबसे कम निर्वात में होता है। लेकिन अगर हवा का अपवर्तनांक बात करें तो इसका 1 होता है, सबसे कम यही 1 ही होता है। और याद रखिएगा कि ये अपवर्तनांक जो होता है ना, इसका मात्रक नहीं होता है, मात्रक नहीं होता है, मात्रकहीन है ये। ठीक है, और 1 से कम भी नहीं होता है, 1 से कम नहीं होता है, अपवर्तनांक का मान 1 से कम नहीं होता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। सवाल नंबर 17 पे आइए। निम्नलिखित, इस आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्या पूछा था? निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? हीरा का, बता दिए थे ना। अगले सवाल पे आते हैं। आ गया। निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस का अगर बात किया जाए तो ये उत्तल, ये रहा आपका उत्तल लेंस। ठीक है, जैसे सॉरी सॉरी सो क्या हम बना दिए, रुकिए फिर से बनाने दीजिए इसको हम लोग। जैसे ये, ठीक है, मुख अक्ष के समांतर किरण आएगा आएगा, और ये कहाँ से गुजरता है? फोकस से गुजरता, मतलब यहाँ पे सब जाके जमा हो जाता है। इसको हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? अभिसारी लेंस कहते हैं। लेकिन अगर बात करें हम लोग अवतल का, ठीक है, ये तो अगर यहाँ से समांतर किरण आ रहा है, ठीक है, आया आया, तो यहाँ से ये ऐसे मुड़ जाएगा, ये ऐसे फैल जाएगा। तो ये कहाँ से फैलता प्रतीत हो रहा है? यहाँ से फैलता प्रतीत हो रहा है, इस बिंदु से। तो इसको फोकस करेंगे, ये भी फोकस करेंगे, तो इधर नाप रहे फोकस, तो क्या हो जाएगा इसका फोकस हो जाएगा धनात्मक, पॉजिटिव हो जाएगा। इससे इधर नाप रहे धनात्मक हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे जमा हो रहा है बिंदु में, एक बिंदु पे जमा हो रहा है, तो ये हुआ अभिसारी। और यहाँ से क्या हो रहा है? फैलता हुआ प्रतीत हो रहा है, फैलता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अपसारी, अपसारी।
तो अवतल लेंस जो होता है वो अपसारी होता है, उत्तल लेंस जो होता है वो अभिसारी होता है। क्या पूछा उससे? लेंस को अभिसारी कहते हैं, उत्तल को कहते हैं उत्तल को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अवतल क्या हो जाएगा आपका? अभिसारी हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन लेंस का आवर्धन है? तो भी बायु। क्या होता है? भी बायु। दर्पण में बोला जाए तो m बराबर माइनस भी बायु, ये दर्पण के लिए है, ये दर्पण के लिए है। इन लेंस में पूछा जाए तो भी वायु होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 19। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर हो तो यह गोलीय दर्पण कैसा है? देखिए प्लस 20 बोला गया, दर्पण में प्लस 20, तो दर्पण में प्लस इधर होता है तो ये उत्तल दर्पण होगा। कौन दर्पण होगा? ये उत्तल दर्पण होगा। अच्छा, अवतल रहता तब फोकस दूरी इसका ऋणात्मक होता। ठीक है, माइनस 20 अगर कोई बोल देता तब ये दर्पण कौन सा होता? ये अवतल होता, तब ये अवतल हो जाता। लेकिन यहाँ पे प्लस 20 के बारे में बोला गया था, प्लस 20 बोला गया, इसीलिए उत्तल ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 20 पर। निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? लेंस का क्षमता मतलब P बराबर 1/f होता है। f होना चाहिए आपका मीटर में, फोकस दूरी आपको मीटर में होना चाहिए, या तो कुछ मीटर यूनिवर्स भी बोलते हैं या तो डायोप्टर भी बोलते हैं, D। तो डायोप्टर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अभी तक हम लोग 60 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, 60। ठीक है, बताना है कितना सही कर रहे हैं आप। ठीक है, और किस में दिक्कत है आप वो भी बताइएगा हमको। अभी 60 अभी और पढ़ेंगे क्योंकि हमको अच्छे से तैयारी करना है एग्ज़ाम का ना। ठीक है, अभी और देखिए 60 हो चुका है आपका, 60 हो चुका है, अभी और भी देखना है आपको। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए 21वां नंबर सवाल। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अभी बताया आपको, ये उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का क्या होता है? फोकस दूरी धनात्मक होता है, अवतल का ऋणात्मक होता है, लेकिन उत्तल का क्या होता है? धनात्मक होता है। तो आपसे धनात्मक ही पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 22। यू बी एफ के विशिष्ट मान के लिए लेंस सूत्र है, तो सूत्र लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/v माइनस लगा दीजिए, माइनस 1/u बराबर 1/f होता है इसका। खोजिए कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है हमको, तो यही सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 23। अवतल लेंस के प्रकरण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है तो आवर्धन m होगा। देखिए क्या बोला गया? प्रतिबिंब जो है हमेशा आभासी बनता है, बस मतलब सीधा बनता है, तो उसका आवर्धन कैसा होगा? प्लस होगा, प्लस धनात्मक होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 24 क्या कहता है? किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है। अवतल लेंस का फोकस दूरी, देखिए अवतल लेंस का फोकस दूरी इधर होता है, इधर इस साइड में होता है, तो ये क्या हो जाएगा? ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सब सवाल पूछा हुआ है, 2019 में पूछा हुआ सवाल है ये, सब सवाल ही पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए आप बताइए कितना सही कर पा रहे हैं आप। सवाल नंबर 25 क्या कहता है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा होता है। देखिए आवर्धन का अगर बात करें तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, इसी को हम लोग आवर्धन कहते हैं, एम कहते हैं। तो बताइए ऊपर भी ऊंचाई मीटर हो जाएगा, नीचे भी ऊंचाई मीटर हो जाएगा, ये कट जाएगा, क्या बचा? कुछ नहीं बचा, मतलब क्या? मात्रकहीन बचा। ये क्या बचा? मात्रकहीन, मतलब सॉरी कट के जीरो नहीं होगा, एक होगा, तो एक ये कुछ बचा यहाँ पे नहीं बचा, कोई राशि बचा यहाँ पे नहीं बचा, मतलब ये मात्रकहीन है। क्या है? ये मात्रकहीन है, यूनिट लेस है, ये मात्रकहीन, इसमें कोई मात्रक बचा ही नहीं, कट के एक हो गया, मात्रक नहीं बचा, तो यह मात्रकहीन हो जाएगा, इकाईहीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। सवाल नंबर 26। लेंसों के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है भाई, क्योंकि इसमें 2 सतह होता है, 2 सतह होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? 27 नंबर सवाल। किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे दो गोली सतह हो तो इसे क्या कहते हैं? उभरा सतह। देखिए उभरा सतह, ये भी उभरा सतह, ये भी उभरा। अगर ये धसाव का बात करें तो ये धसा हुआ है, ये भी धसा हुआ है, तो ये आपका अवतल लेंस, ये धसा हुआ सतह था, इसमें उभरा हुआ है तो उत्तल लेंस हो जाएगा, ये उत्तल लेंस। ये क्या है? इसमें धसा हुआ सतह है, धसा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर क्या कहता है? सवाल नंबर कहता है 28 नंबर। किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने रखना होगा। वास्तविक समान आकार का प्रतिबिंब बनाना है तो ये आपको वक्ता केंद्र पे रखना होगा, मतलब फोकस के 2 गुने पे रखना होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। ये क्या कहता है अगला सवाल?
सब सवाल पूछा हुआ, देखिए 2021 में पूछा हुआ सवाल है ये। सवाल नंबर 29 क्या कहता है, उत्तल लेंस में जब बिंब फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। देखिए अगर क्या बोला गया, फोकस उत्तल लेंस के में क्या कहता है, उत्तल लेंस में जब बीम फोकस एवं लेंस की, ये लेंस रहा आपका और इसमें फोकस, इसके बीच रखा जाएगा तब प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है, बड़ा बनता है। आभासी मतलब क्या, काल्पनिक और सीधा। सही, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा इसका। उल्टा नहीं बनेगा, उल्टा नहीं, वास्तविक नहीं बनता, आभासी बनता है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 30, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। प्रयुक्त, जल, हाँ भाई किया जा सकता है, कांच किया जा सकता है, प्लास्टिक, मिट्टी नहीं किया सकता। ऑप्शन नंबर डी गलत है ये, और ये आपसे नहीं ही पूछा, गलत ही पूछा, तो ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा, मिट्टी सही आंसर हो जाएगा। तो आपको ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर यही सही, नहीं ही पूछा है आपसे। तो अभी तक हम लोग 70 क्वेश्चन पढ़े, आपको बताना है 70 में कितना सही हुआ, 70 में कितना आपका सही हुआ। ठीक है, और पढ़े या छोड़ दे अभी, देखिए कहाँ तक आप दम लगा पाते हैं, और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। रुकिए थोड़ा, मैथ नहीं, अभी मैथ बाद में देखेंगे हम लोग, पहले अभी हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री देखते हैं, मैथ का हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक, आ गया केमिस्ट्री का क्वेश्चन। ओ देखिए 70 पढ़े अभी हम लोग ना, 30 और पढ़ लेते हैं, 100 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हम सबका। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में देखिए लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। ठीक है, मेथेनोइक अम्ल मतलब फॉर्मिक अम्ल डंक में, मधुमक्खी, बिच्छू, चींटी। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है संतरा में। ठीक है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। तो आपसे क्या पूछा, सिरकाई तो पूछा है, सिरकाई तो पूछा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है आपका ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 30 सवाल और देखना हमको, अब 29 बचा हम सबका। निम्न में कौन सा अम्ल नहीं है। तो ये तो अम्ल HCl अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये नाइट्रिक अम्ल है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये आपका क्षार है, हाइड्रोक्साइड देखिए ना, ये क्षार है, भस्म है ये। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 3 पर, वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार का बन देते हैं। OH माइनस जो देगा वही भस्म होता है। अगर H प्लस दिया तो ये अम्ल हो जाएगा, ये अम्ल हो जाएगा। हमको देना है OH माइनस, तब ये क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। और आपसे भस्म ही पूछा है, भस्म ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कहता है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है। देखिए अम्ल का काम क्या है, अम्ल का काम क्या है, ये नीला को लाल करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या करता है, ये अम्ल नीला से लाल करता है। लेकिन अगर भस्म का बात करें, भस्म का बात करें तो ये लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, ये लाल को क्या करता है, ये नीला करता है, लाल को नीला करेगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है, लाल लिटमस को नीला करता है, लाल को नीला करता है, लाल को नीला करता है, क्या हो जाएगा, वो भस्म हो जाएगा। भस्म मतलब क्षार, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। सवाल नंबर 5, निम्न में कौन सा भस्म नहीं है। CaO ये तो भस्म है, NaOH भस्म है, NaCl ये लवण है, Na2CO3 ये भी लवण, लेकिन क्षारीय लवण है, ये क्षारीय भस्मीय लवण है ये। ठीक है, तो यहाँ पे भस्म नहीं है, तो ये लवण है आपका, लवण लवण लवण, ये लवण है आपका। तो ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी लवण है लेकिन ये क्षारीय है, तो भस्म में आइए गया ना ये, तो ऑप्शन नंबर सही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर क्या कहता है, अगला सवाल नंबर 6 कहता है, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं वो अम्ल होते हैं। पहले हम बता दिए अम्ल होते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है जो नीले लिटमस पत्र के घोल को लाल कर देते हैं। तो अम्ल नीला को लाल भी करता है, तो इसका सही आंसर अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ गया, भस्म नहीं होगा, लवण नहीं होगा, क्षारक नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर सी ये अम्ल होगा। क्या होगा, ये अम्ल होगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर क्या कहता है, 7 नहीं 77 नंबर सवाल है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है। क्षारीय ऑक्साइड धातु ऑक्साइड होता है, ये अधातु ऑक्साइड है, सल्फर अधातु है, ये अधातु ऑक्साइड है, ये तो अम्लीय है, ये अम्लीय है। और हाँ याद रखिएगा, यही अम्लीय वर्षा के लिए भी ये जिम्मेदार है, यही SO2 अम्लीय वर्षा के लिए भी जिम्मेदार है, ये सल्फर डाइऑक्साइड। ये तो अधातु ऑक्साइड हो गया। नाइट्रोजन ऑक्साइड ये भी अधातु ऑक्साइड, नाइट्रोजन अधातु है आपका। P2O5 ये भी अधातु ऑक्साइड है। तो Na2O ये आपका धातु ऑक्साइड है, यही आपका आंसर होगा, यही क्षारीय ऑक्साइड है, यही धातु ऑक्साइड ही क्षारीय होता है। धातु ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं हम लोग।
सवाल नंबर 8 क्या कहता है, धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है, क्षारीय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, क्षारीय कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 9, अधात्विक, अब की बार ओ आ गया, अधात्विक आ गया, अधात्विक ऑक्साइड को क्या कहते हैं, हम अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, अम्लीय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल पे आते हैं हम लोग। सवाल नंबर 10 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखते नहीं आप, CaO होता है हम लोग क्या कहता है इसमें, कौन सा चूना, चूने के पानी मतलब CaO का होल 2, ये रहा। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं, तो ये क्या बन जाता है, CaCO3 बन जाता है। ठीक है, तो ये दूधिया कलर कर देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे देखिए, आपका यहाँ तक ना 80 सवाल हो चुका, अब 20 सवाल और पढ़ेंगे, 20 उसके बाद छोड़ देंगे। आपको बताना है कि 100 में कितना सही हो आपका। हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है, तो ये प्राकृतिक सूचक है। कैसा सूचक है, ये प्राकृतिक सूचक है। और संश्लेषित का बात करें तो इसको कहेंगे हम लोग मिथाइल ऑरेंज और फिनोल फथेलिन, ये संश्लेषित है। लेकिन अगर बात करें हल्दी, लिटमस पत्र, ये कैसा है, ये है प्राकृतिक सूचक। ठीक है, आपसे पूछा था ये हल्दी के बारे में, तो ये कैसा हो जाएगा, प्राकृतिक सूचक हो जाएगा। सवाल नंबर ये 82 होगा। देखिए, खाद्य खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि अगर पढ़े होंगे जिंक, लोहा, निकेल, टीन, मतलब जिंक ऊपर आता है, टीन क्या होता है, नीचे आता है। तो जिंक अधिक है, अधिक अभिक्रियाशील है, और टीन क्या है, कम है। मतलब क्या, टीन की अपेक्षा जिंक क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए टीन का लेप किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि टीन की अपेक्षा क्या होता है, जिंक अधिक होता है, ये अधिक अभिक्रियाशील है, ये अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए इसका हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग इसलिए टीन का करते हैं, क्योंकि टीन क्या होती है, कम अभिक्रियाशील है। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर क्या कहता है अगला, सवाल नंबर 13 क्या कहता है, धोने का सोडा का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O, यही होता है धोबन सोडा का सूत्र। देखिए कहाँ पे है, ये मिला आपको ऑप्शन नंबर सी में, ये सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या कहता है, अगला सवाल कहता है सवाल नंबर 14, मधुमक्खी का डंक में कौन अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है, ये फॉर्मिक अम्ल है। फॉर्मिक अम्ल को हम लोग HCOOH कहते हैं, इसको ही मेथेनोइक अम्ल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अच्छा, एथेनोइक अम्ल सिरका में, सिट्रिक अम्ल मतलब साइट्रिक अम्ल संतरा में, ऑक्जेलिक अम्ल ये टमाटर में, टमाटर में। ऑप्शन में क्या होगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 15 नहीं, ये 85 नंबर सवाल है आपका। चींटी के डंक में कौन सा पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल मतलब मेथेनोइक अम्ल। मधुमक्खी हो, चींटी हो, बिच्छू हो, सब के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, मतलब मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, इसको ही मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 16, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान, ये क्षारीय है। कैसा, ये क्षारीय है, और क्षारीय रहेगा तो pH मान इसका 7 से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 17 क्या कहता है, शुद्ध जल का pH मान होता है, ये 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, अब आएगा 88 नंबर सवाल। सवाल नंबर 88 क्या कहता है, हमारा शरीर का pH मान किस परास के बीच कार्य करता है, तो ये करता है 7.0 से 7.8 के बीच। ऑप्शन नंबर का डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर क्या कहता है, 19, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन कैसा होता है, क्षारीय होता है, क्षारीय, क्षारीय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ये रहा 90 नंबर सवाल, सवाल नंबर 90, 20 नहीं 90 है, पहले से पहले हम लोग 89 पढ़ चुके हैं। ये अम्लीय वर्षा के लिए pH मान कितना होता है, 5.6 होगा। कितना होगा, 5.6। ऑप्शन में से ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 21 नंबर सवाल, आज 100 पूरा कर ही लेते हैं। ठीक है, क्या हो गया ये, 21 नंबर सवाल, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है जिप्सम का क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O, ये हुआ जिप्सम का सूत्र। कहाँ मिला आपको, CaSO4 इंटू 2H2, ऑप्शन नंबर बी में, तो ये आपका बी आंसर से हो जाएगा। सबसे पहले बताओ ये तब क्या है, हाफ वाला क्या है, तो ये हाफ वाला हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस।
आधा अंग्रेजी आधा इंग्लिश, नहीं आधा अंग्रेजी और आधा हिंदी। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। यहाँ पे हाफ का अंतर, अगर हाफ रहे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, टू रहे तब ये क्या हो जाएगा, जिप्सम हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो उसका जिप्सम पूछा था आपसे ना, तो ये CaSO4 × 2H2 ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 22 क्या कहता है, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। सल्फर डाइऑक्साइड, आपको बताए थे अभी ही हम, सल्फर डाइऑक्साइड। सवाल नंबर 93, लिटमस विलियन बैगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है लाइकेन के पौधे से। लाइकेन के पौधे, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। सवाल नंबर 24, टार्टेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, इमली में। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, संतरा में साइट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 95, 95 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है, तो ये अम्ल है नींबू का, क्योंकि नींबू स्वाद में खट्टा होता है, खट्टा तो अम्ल होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, तो ये तो ज़्यादा गलत नहीं होगा। 12 ज़्यादा हो गया, नहीं होगा। 7 से 14 ज़्यादा हो गया, नहीं हो। तो 7 से कम कौन है आपका, 2.2, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ठीक है। सब सवाल पूछा गया, 2017 में ये सवाल पूछा गया था। आते हैं अगले सवाल पर 96, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। ये क्या हो गया, ये 95 था, ये 96 हो गया। अब 97, 97 नंबर सर। प्लास्टर ऑफ पेरिस सूत्र क्या होता है, CaSO4 × 1/2, यही सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। 97 नंबर सवाल था ये। अब ये है 98, नीला थोथा तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 × 5H2O, ये सही आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ठीक है। अब बहुत कम बचा है, 2 बचा है और। क्या कहता है, चीनी का सूत्र क्या होता है, चीनी का C12H22O11, यही है चीनी का सूत्र। ये क्या है आपका, ये एसिटिक अम्ल। ये क्या है, ग्लूकोज। ये क्या है आपका, ये है आपका, ये तो एल्डिहाइड, CHO आ गया, नहीं तो एल्डिहाइड हो गया ये। तो चीनी पूछा था, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आएगा आपका लास्ट सवाल, 100वां नंबर सवाल, ठीक है। टूथपेस्ट कैसा होता है, जो मुंह धोते हैं, पता होगा, क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो ये था आपका 100 सवाल, ठीक है। तो आपको बताना है 100 सवाल में आप कितना सही किए और आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया ना, तो अगर आपका जो भी दोस्त है 10th क्लास का एग्ज़ाम देगा, उसको भी आप शेयर कीजिए, ताकि उसका भी 100 ऑब्जेक्टिव क्या हो जाए, तैयारी हो जाए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा पहुंचाया होगा। अगर आपको ज़रा सा भी पसंद आया ये वीडियो, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपका दोस्त भी अच्छा नंबर लाए, तो उसको शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।